ये है कृषि दर्शन। जो खेती करे वो किसान और जो कृषि दर्शन देखे वो संपूर्ण किसान। नमस्कार, राम राम, घनी घनी खंबा सा किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम में आज का विषय है रबी फसलों का फसलोत्तर एवं विपणन प्रबंधन, और इस विषय पर आज आपको जानकारी देंगी हमारी आज की विशेषज्ञ रेखा चौधरी, उप निदेशक कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर। जैसा कि आज आपको पता है कि आज अपनी चर्चा करेंगे रबी फसलों में फसलोत्तर प्रबंधन। रबी फसलें जैसा कि चना, गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों और सभी फसलें अभी पूर्व परिपक्व अवस्था पे चल रही है, तो अब इनका कटाई का समय आने वाला है। कटाई के उपरांत यदि बीज की गुणवत्ता को आपको सुरक्षित रखना है, बरकरार रखना है, कि उसके लिए बीजों को कैसे भंडारण करें, कैसे उनका तापमान पर उनको भंडार करके उनको सुरक्षित रखें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फसल के बीज को कटाई के उपरांत कम तापमान व कम नमी वाले स्थान पर भंडारण करने से बीज की गुणवत्ता बरकरार रहती है। इसके लिए बीज की लाने ले जाने में, और अगर कई बार पिछले 1 साल बाद उस बीज को उपयोग में लेंगे तो उसकी गुणवत्ता को भी बनाए रखना हमारे किसान भाइयों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उसी बीज को अगले साल अपने खेत में प्रयोग में लेंगे। खेत में प्रयोग में लेने से पूर्व यदि बीज का भंडारण अच्छी तरीके से किया जाएगा तो उसकी गुणवत्ता अच्छी बरकरार रहेगी। इसके लिए हमें भंडार गृहों का चयन करना है। भंडार गृह का चयन किसान भाई अपने घर में ऐसे स्थान पर करें जहाँ पे पहले से कोई दीमक वगैरह का प्रकोप नहीं हो। जो स्थान चयन करें वो सामान्य स्थान से थोड़ी सी ऊंचाई पर होना चाहिए, वहाँ पे तापमान कम रहना चाहिए और नमी भी कम रहना चाहिए। बारिश आदि के संपर्क में वो जगह आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी अगर वहाँ से बह गया तो बहने के उपरांत वो बीज जो नमी के संपर्क में आने से बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार जो भंडार गृह की दीवारें हैं उनमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दरार वाले स्थान पर पिछले साल वाले जो कीट है वो अपने अंडे दे चुके हैं और वो उससे अपने जो सुरक्षित अन्न है उसमें वापस से प्रकोप कर जाएंगे। इसी के साथ जो भंडार गृह की ज़मीन है वो बिल्कुल समतल और चिकनी होनी चाहिए, वो ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो छत है वो भी दीवार में भी छत के ऊपर ऊंचाई पर भी वो दरारें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बारिश का मौसम में वहाँ से पानी टपका तो आपका बीज खराब हो सकता है। इसी के साथ जब आप भंडार करें किसान भाइयों, तो उसको भंडार गृह की जो सतह है उससे थोड़ा सा 1 फीट की ऊंचाई पर उसको भंडारण करें। उसके लिए आप या तो कोई लकड़ी के फंटे या कोई लकड़ी का सांचा यूज़ करके उनके ऊपर बोरियों को रख सकते हो। अब बात हुई भंडार गृह की। जांच तो हो गई कि आपको कहाँ रखना है, लेकिन आप बीज खेत में से काट के लाओगे, उसको सुरक्षित कैसे रखोगे? तो सबसे पहले आपको बीज की जो कटाई होगी, उस कटाई के उपरांत आप बीज में केवल नमी का जांच करेंगे। पहले तो सबसे पहले उसको अच्छे से धूप में सुखाएंगे। काले रंग के तरपाल के ऊपर उसको 8 से 10 घंटे के लिए सुखाया जाएगा और उसकी नमी को 5 से 9% तक, जैसे अलग अलग बीजों पे डिपेंड करता है, तो उसको 5 से 9% तक लाना पड़ेगा। नमी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ जो बीज अपन भंडार कर रहे हैं उसको सफाई भी करनी पड़ेगी। उसमें 5% से अधिक कंकर या अन्य कोई फसल के बीज या कचरा नहीं होना चाहिए, तभी उसकी आपको मार्केट वैल्यू भी मिलेगी और साथ में भंडार के समय उसमें कोई कीट व्याधि की बीमारियों का डर भी नहीं रहेगा। अब आप बीज साफ कर लिया, आपने भंडार भी कर लिया, लेकिन अब आप उनको बोरियों में भरोगे, तो बोरियों में भरने से पहले आप जैसे कि गेहूँ, जौ, चने, बाजरा ये सब आपको रखना है, तो बोरियों को भी आप उपचारित कर लीजिए। बोरियां, इनके लिए बोरियों आप जूट की बोरी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बोरी का अगर आप यूज़ करो उससे पहले अब बोरी को भी आप डेल्टामेथ्रिन और इमामेक्टिन बेंजोएट की दवा से निर्धारित मात्रा में उनका उपचारित कर सकते हो। उपचारित करके उनको छाया में सुखाइए, पानी में उन दवा को घोल लीजिए और घोल के उनको छिड़काव दे दीजिए बोरियों के ऊपर। बोरियों पर छिड़काव देने से वो बोरियां उपचारित हो जाएगी, उनमें कोई पुराना कीट होगा वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उनको छाया में सुखा दीजिए। 1 दिन के लिए छाया में सुखाने के उपरांत ही उनका आप भंडारण करेंगे। इसी के साथ अब आपने बोरियों में रात को पूरे दिन धूप में अनाज को सुखाया, सुखाने के बाद आप उसको रात भर
ठंडे में रहने देंगे, एकदम से बोरी में ना भरेंगे, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में वापस आने देंगे और फिर बोरी में भरेंगे। बोरी में भर लिया, अब आपको भंडार गृह में भी रखना है। भंडार गृह में रखने के लिए यदि आप उसको उपचारित कर लेंगे बीज को, तो वो और भी अच्छा है आपके लिए। और इसी के साथ साथ आप भंडार गृह जो है, यदि आपको पता है कि आपके पास एक ही भंडार गृह है, आप उसको पिछले सालों से कई सालों से यूज़ भी कर रहे हो, तो आप उसमें फ्यूमिगेशन भी कर सकते हो। 1 या 2 दिन के लिए उसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड का दवा को आप 3 ग्राम प्रति घन मीटर के हिसाब से आप उसका फ्यूमिगेशन कर दीजिए। कमरे के अंदर सारे में उसमें धुआं कर दीजिए, उसका छोड़ दीजिए उसको पाउच को रख के, तो वो 1 या 2 दिन में उसमें पूरे जो भी फ्यूमिगेशन हो जाएगा। फ्यूमिगेशन होने के उपरांत आप उसे कमरे को यूज़ कर सकते हो। जो कमरा आप यूज़ कर रहे हो वो ऐसा भी होना चाहिए जिसमें गेट थोड़े से बड़े हों, दरवाजे, ताकि आपको जो सामान लाना और ले जाना उसके लिए परेशानी ना हो। अब आपको करना है गेहूँ, जौ, बाजरा आदि बीज का उपचार। यदि आप उसे अगले साल यूज़ करना चाहते हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट और डेल्टामेथ्रिन दवा का 4 ग्राम प्रति आधा लीटर पानी में घोल बना लो और उसको 1 क्विंटल बीज के ऊपर उपचारित कर लो। उस बीज को, जैसे आप कई बार पहले जब बीज बुआई करते हो उससे पहले सीड ड्रेसिंग ड्रम यूज़ करते हो, उस ड्रेसिंग ड्रम में ही इस बीज को उपचार करके डेल्टामेथ्रिन और इमामेक्टिन बेंजोएट से आप उसे धूप में सुखा लो, छाया में सुखाइए और छाया में सुखा के आप उसे एक दूसरे दिन बोरियों में भर लो। बोरियों का उपचार भी हो गया, अपन ने भंडार गृह का उपचार भी कर दिया और दवा उसका गेहूँ, चने और बाजरे का भी। यदि आप चाहते हो कि टंकियों में भरना चाह रहे हो तो टंकियों में भी आप इनको, जैसे नीम ऑयल है और पलाश का तेल है, इनसे भी आप उनको उपचार करके 5 ml नीम का तेल गेहूं के बीज के ऊपर लेप कर दो और उसे सुखा के आप भंडार गृह कर सकते हो। अगर आपके पास गेहूं की टंकियां हैं तो टंकियों में आप नीम के पत्ते बीच बीच में सतह पे, जैसे आपने आधा कट्टा डाल दिया उसमें, फिर उसमें नीम की पत्तियां डाल दी, फिर आधा कट्टा और डाला, फिर बीच में नीम की पत्तियां डाल दी, ऊपर आप उसको कमरे को फ्यूमिगेशन कर सकते हो। तो अगले साल आपके ये जो बीज होगा गेहूं का, ये आपके खाने लायक होगा, आप उसे खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गई भंडार गृह के बाद। अब आप उस भंडार गृह में गेहूँ रख दिया, पर इसकी सफाई कब करनी है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बार बंद कर दो और छोड़ दो, फ्री हो गए कि नहीं अब संभालना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना किसान भाइयों। हर सप्ताह में, या जो अपन ने ऊंचाई पे रखी हुई है बोरियां, उन बोरियों के नीचे हर सप्ताह में आपको सफाई करनी है। दीवारों पे अगर कोई गंदगी दिख रही है उनको साफ़ करना है। छत से अगर पानी की कोई टपक रहा है या उसका कोई इलाज करना है, क्योंकि अगर आप उसको भूल गए, और पूरे कमरे की तो सफाई आपको 1 महीने में ज़रूर करनी ही करनी है। अभी कई बार ऐसा होता है बहुत अधिक बरसात हो जाती है और कमरे को आप बंद कर देते हो, तो नमी के कारण आपका पूरा बीज खराब हो सकता है। ये तो हो गई बीज में आपको कैसे उसका रोकथाम करना है, कैसे उसका भंडार करना है। इसी के साथ अगर आप सोचो कि चने का बीज का उपचार करना है, तो चने के बीज में आप सरसों का तेल या मूंगफली का तेल का भी मिक्स करके उसको चढ़ा के उसके ऊपर मेल कर लो और फिर उसको भंडार कर सकते हो। अब आइए आपके फलों की बारी भी आती है। कई बार आप फल की खेती भी करता है किसान भाइयों, तो फलों में भी फसलोत्तर प्रबंधन तो करना ही। फसलोत्तर प्रबंधन के बाद मतलब आपने फल ले लिए और फल लेने के बाद अब आपका बगीचा खाली पड़ा है, तो अब आप उस बगीचे का क्या करना है। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपकी फल का उत्पादन ले लिया, उसके जो डेड टहनियाँ हैं, मतलब मृत जो टहनियाँ हैं उनको काटना है। कोई रोग वाली टहनियाँ हैं उनको काट के हटाना है और उनकी जो कटाई छटाई करोगे। कई फल होते हैं जैसे आम है, बेर है, अनार है, इनमें नई जो टहनियाँ आती है इनके ऊपर अगले साल फल आते हैं, तो आपको उनकी कटाई छटाई करनी है। जैसे ही फल ले लिया, थावलों का रख रखाव करना है। जो पेड़ के फल के थावले बनाए हुए हैं आपने बगीचे के, उन थावलों की सबकी खुदाई करनी है, निराई गुड़ाई करनी है। जो पाइप आपका ड्रिप लगा हुआ है उस ड्रिप की आपको देखभाल करनी है, कहीं कटा फटा तो नहीं है खेत में, कहीं इधर उधर पानी तो नहीं जा रहा है। अब खेत का ध्यान रख लिया। इसी के साथ अगर आप फलों को किसान के खेत से बाज़ार में मंडी में बेचने जाओगे और मंडी में आपने उठाया ऐसे ही और बेच दिया, तो उससे आपको बहुत कम लाभ मिलेगा। आप छाया में बैठ के छाया वाले स्थान पर फलों का भंडारण करो और उसमें ग्रेडिंग करो उस फल की। किसान भाइयों, जब भी आप खेत बाज़ार में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक फल की रेट अलग है, थोड़े फल की दूसरे फल की रेट अलग है। वो क्यों है? क्योंकि उसकी ग्रेडिंग की हुई है। आप भी उस ग्रेडिंग को, ये जो काश्तकार से फल लेके आता है दुकानदार,
उसको ग्रेडिंग करता है और ग्रेडिंग करके उसके अलग अलग भाव से उसको बेच देता है मार्केट में। तो आप भी ये चीज़ें सीखिए, ग्रेडिंग करो फलों की, ए, बी और सी तरीके की अलग अलग ग्रेडिंग डालो, जिसमें अलग अलग भाव मिलेंगे आपको और उससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब इसी के साथ आप मसालों की खेती भी करते हो कई बार, जैसे जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ, ये सब भी आपके खेत में पैदावार हो रही है। इन्हीं की सभी की अभी रबी फसलों में सबकी पकाव पे है सारी फसलें। तो आप क्या करना है कि हर फसल को ऐसे चयन करो कि उनका बीज जो है वो अच्छे वाला बीज आप अपने हिसाब से छांट के रखो। आपको पता है कि ये पेड़ पौधा पौष्टिक है, ये एरिया जो अपना खेत का है वो बिल्कुल कीट व्याधि से मुक्त है। तो उस बीज को आप, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, उसमें गेहूँ, जौ वगैरह सब फसल होती है, उसमें उन फसलों में जो कीट व्याधि से ग्रस्त नहीं है क्षेत्र, उस बीज को आप अपने लिए अलग से सुरक्षित रखो और बाकी को आप मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन सुरक्षित रखने वाले बीज का थोड़ा ध्यान रखें, उसको छांट लें और उसे अगले साल के लिए अपने ही खेत में यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उस बीज को यूज़ करने से आपको महंगे बीज नहीं लेने पड़ेंगे बाज़ार में। जो खेत में आपके हो रहा है आप उसको ग्रेडिंग कर लो, अच्छा छान लो, मोटा मोटा बीज आप अपने पास रख लो और बाकी जो ग्रेडिंग करके नीचे वाला बीज निकाल लो। आपको जो चाहिए 2 बोरी 1 बोरी वो रख सकते हो। अब मसालों की बात आई तो मसालों का प्रबंधन भी आपको करना है। मसालों में क्या होता है, सौंफ जैसे मानी जाए तो सौंफ को 2 तरीके की सौंफ होती है, एक खाने वाली सौंफ और एक चबाने वाली सौंफ। तो अपन खाने वाली सौंफ जो होती है वो तो जो खाने में काम में लेते हैं वो पकी हुई होती है, पूर्ण पकी हुई, और जो चबाने वाली सौंफ होती है वो आधी पकी हुई सौंफ होती है। अब आप उस आधी पकी हुई सौंफ को जब फूल आते हैं उसके 30 दिन बाद उस सौंफ का कटाई कर लो और उसे ले लो, तो इसका भाव आपको अच्छा मिलेगा और जो पकी हुई सौंफ है उसका भाव अलग मिलेगा। इसी में जो मसाले वाली फसलें हैं उनमें ग्रेडिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इनमें केवल 5% ही आपको अन्य किसी किस्म के बीज, अन्य कोई डंठल वंठल और या फिर कोई जैसे खरपतवार के बीज होने चाहिए। यदि आप इनको छांट लोगे, सफाई कर लोगे तो आपको इसकी कीमत अच्छी मिलती है। कीमत के साथ साथ आपको बाज़ार में आप कई बार, जैसे ये मसाले वाली फसलें हैं, निर्यात भी की जाती है। तो निर्यात में जो सबसे मुख्य बात होती है उसमें एक जो खरपतवार या कीटनाशी होते हैं, जो अपन प्रतिबंधित कीटनाशी होते हैं, वो आपको नहीं पता होता, लेकिन आप उनका स्प्रे कम से कम करो उसमें, और या तो चाहो तो करो ही मत आप स्प्रे, क्योंकि जो प्रतिबंधित कीटनाशी का अगर स्प्रे हो जाता है खेत के अंदर या फसल के ऊपर और वो भी कटाई के, तो उसका टेस्ट होता है और वो टेस्ट में निर्यात के अंदर फेल हो जाती है, तो आपको उस चीज़ का भाव अच्छा नहीं मिलेगा। आपको अगर फसल की अच्छे भाव लेने हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से ध्यान रखो कि भाई अपने ये जो दवाइयाँ हैं जो प्रतिबंधित है उनका छिड़काव नहीं करना है। अब आपको इसको ग्रेडिंग करना है और ग्रेडिंग भी कर ली, और लेकिन अभी आपको भाव अच्छा नहीं मिल रहा, आप चाहते हो कि इनको थोड़े दिनों के लिए मुझे भंडार कर लेता हूँ, तो जो गेहूं की बोरियां होती है वैसी बोरियों में ना करके इसको प्लास्टिक वाली टाट की बोरियों में, जिसमें प्लास्टिक लगी हुई हो अंदर, उन बोरियों में आप इनको भंडार करो, क्योंकि इससे न तो आपको लाने ले जाने में कोई परेशानी होएगी और कहीं बिखरेगा भी नहीं और सुरक्षित नमी के अंदर भी नहीं आएगा। ये आपके नमी को रोकता है, जो भी फसल है उसके अंदर जो मसाले वाली फसलें हैं इनमें नमी नहीं पहुंचेगी। तो मेरा तो आप सभी किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि आप अपने स्तर पर ही बड़ियों को जो बीच में आड़ती होते हैं इनको आप ग्रेडिंग का मौका ना दें, आप खुद ही अपने घर पे इनको फसल जो भी है उनकी ग्रेडिंग करें और ग्रेडिंग करके अलग अलग भाव अपने हिसाब से प्राप्त करें। इसी से आपकी आय का बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।